गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में और मैंने आपको इसके बारे में बताया नहीं था, ठीक है। तो जब भी किसी भी पार्टनर की हम बात करते हैं, उस पार्टनर का एडमिशन हो या रिटायरमेंट किया जाए तो हमें इस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। संपत्तियों की और दायित्वों की दोबारा से हमें जांच करने के लिए कि हमारे फर्म में, हमारी संस्था में एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। पहले क्या थी, आज क्या है, दोनों का हम लोग कंपेरिजन करके इस चीज़ को निकालते हैं, ठीक है। कि आज के डेट में हमारे पास संपत्ति क्या है, लायबिलिटी क्या है, उस चीज़ को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात है। तो जैसा कि हम लोग नाम से ही हम लोग पढ़ा रहे हैं, नाम से इसका नाम क्या है, पुनर्मूल्यांकन का, ठीक है। तो ये तो भाई हम लोग नाम से ही समझते हैं, ठीक है। तो पुनर्मूल्यांकन क्या है, खाता बनाया हम लोगों ने किस चीज़ का, संपत्तियों और दायित्वों का, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करेंगे तो हमें केवल दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो संपत्ति को ध्यान में रखना है, दूसरा दायित्व को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो फर्म होती है, हमारी जो बिजनेस होती है, पूरा का पूरा लेन देन केवल इन्हीं दो चीज़ों का होता है, ठीक है। यानी संपत्तियों का और दायित्वों का, ठीक है। यानी संपत्ति बढ़ सकती है, घट सकती है, दायित्व बढ़ सकते हैं और घट सकते हैं। यानी केवल और केवल क्या होता है, ये दो चीज़ का ही ट्रांजैक्शन, दो चीज़ का ही इफेक्ट क्या होता है, हमारी संस्था के ऊपर पड़ता है, ठीक है। होल अकाउंटेंसी में केवल इन्हीं दो चीज़ों का ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इन्हीं इफेक्ट को हम लोग देखेंगे कि क्या है ये, ठीक है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम लोग इन लोगों को एक अकाउंट में इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इनको हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, हम लोग एसेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक, संपत्तियों के बारे में, ठीक है। तो संपत्ति हमारी क्या होती है, संपत्ति फर्म में जितने भी हमारे क्या है दायित्व हैं, यानी कि जो भी हमारे खर्चे हैं कि जो हमें चुकाने हैं, ठीक है, जो भी हमें चुकाना होता है उसको पूरा करने के लिए, यानी उस चीज़ को चुकाने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं फर्म में, ठीक है। कि भाई जैसे हमने कुछ कर्ज लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट लिया, कैपिटल है हमारे पास, ठीक है, या बिल्स पेबल है हमारे पास। तो इन चीज़ों को पेड करने के लिए, इन चीज़ों को चुकाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे पास सोर्सेज रहेगा, ठीक। उन्हीं सोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी की बात करें तो कुछ ना कुछ हमारे पास क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ कर्ज होते हैं जो हमें क्या होता है, उसको चुकाने पड़ते हैं फर्म में, ठीक है। जैसे हम कुछ कर्जों की बात करें, यहाँ पे कुछ लायबिलिटीज की बात करें, तो जैसे आपने देखा होगा एक व्यापारी के द्वारा लगाई गई जो पूंजी होती है वो उसके लिए क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है, दायित्व कहलाता है, ठीक है। यानी कैपिटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक। दूसरा हम बैंक ओवरड्राफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बैंक लोन की बात कर रहे हैं, ठीक। अब देखो कई लोगों का ये मानना है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन दोनों एक जैसा लगता है, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है बेसिकली ये हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक। बेसिकली क्या, ये हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा ओवरड्राफ्ट, यानी कि विदिन 6 मंथ के भीतर ही आपको ये रकम क्या करनी पड़ती है, रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक। लेकिन अगर हम बैंक लोन की बात करें, ये हमारा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ठीक। ये इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का लोन लेना चाहते हो, ठीक है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट होगा ये केवल और केवल तुम्हारा शॉर्ट टर्म में होगा, ठीक है। और ये बेसिकली हम लोग इसको देखते हैं, हम लोग अपने करंट अकाउंट होल्डर को देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग किसको देते हैं, अपने करंट अकाउंट होल्डर को देते हैं, ठीक? और ये हम सभी को दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। हमने आपको केवल और केवल एक ओवरव्यू बता दिया क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एक लायबिलिटी है। और इन लायबिलिटीज़ को ही पेमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ सोर्सेज होगा। जैसे हम बात करें, हो सकता है इनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्डिंग रखी, ठीक है, कुछ हमारे पास लैंड रखा हो, ठीक, हो सकता
सकता है कुछ मशीन हमारे पास रखी हुई, या कुछ हो सकता है हमारे पास कैश रखा हो, या हो सकता है कि कुछ हमारे पास फर्नीचर भी रखा हो। ठीक, यही नहीं हो सकता हमारे पास कुछ हमारे पास डेप्टर्स भी हो। ठीक है, डेप्टर्स हो सकता है कुछ हमारे पास BRs रखे हो, बिल्स रिसीवर रखे हो। ठीक है, बिल्स वगैरह, तो उसके पेमेंट करें। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, एसेट्स। ठीक, ये हमने रखी है अपनी लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है, दायित्व है। ठीक, ये देखिए इधर ये वाली चीज़ें हमारी क्या है, ये दायित्व है, और ये हमारी क्या है, संपत्ति है। ठीक है, तो संपत्ति बात समझ में आ गई। संपत्ति क्या होती है, अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए, ठीक है, अपने दायित्वों का भुगतान करने के लिए जो सोर्सेज हमारे पास रखे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, संपत्ति कहते हैं या एसेट्स कहते हैं। ठीक है, और दायित्व तो आप समझ ही गए कि यानी जो भी हमारे पास क्या है, कर्ज है या नुकसान है जो हमें चुकाना ही चुकाना है। ठीक है, तो आप देखते हैं क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसको अकाउंट में। ठीक, तो हम बात करते हैं, हम पहली बात करते हैं संपत्ति की। ठीक है, तो देखिए संपत्ति जब भी हमारी कम होती, ठीक है, जब भी हमारी संपत्ति कम होगी तो हमारे लिए किसका काम करेगी, नुकसान। ठीक, कैसे, अब देखो मान लो कि हमने कुछ संपत्ति रखी हुई है अपने फर्म में। ठीक है, अब ये संपत्ति मान लो कि कल की डेट में कम हो जाए। भाई हमने 4 साल पहले कोई संपत्ति ली थी, 4 ईयर बिफोर हमने कोई संपत्ति ली थी, हमने 4 लाख रुपए में। ठीक, 4 साल पहले हमने कोई संपत्ति 4 लाख रुपए में ली थी। ठीक, आज हम अगर इसका वैल्यूएशन कर रहे हैं तो इसका वैल्यूएशन कितना आया, ये देखो 1 लाख रुपये आ गया। 1 लाख ज़्यादा हो गया तो आप ये समझिए 3 लाख रुपये आ गए। ठीक, ये वैल्यू कम होगी, पहले के मुकाबले कम होगी। ठीक, तो अगर हम इस संपत्ति को आज की डेट में बेचें, ठीक है, ये संपत्ति जो पहले हमने 4 लाख की ली थी, इसको अगर हम आज की डेट में बेचें तो क्या मुझे वो 4 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, 3 लाख, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू आज की डेट में कितनी है, 3 लाख रुपये। ठीक है, तो इस वजह से हमने देखा कि हमारा क्या है, 1 लाख रुपए का इसमें अंतर आ गया। ठीक है, तो यही 1 लाख रुपए का जो अंतर आया ये कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट में लिखा जाएगा। ठीक, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, नुकसान। ठीक, तो आप कैसे लिखोगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, यानी जितनी भी संपत्तियों में चेंजेस हुआ। ठीक है, चाहे बिल्डिंग की बात करें, चाहे लैंड की बात करें या मशीन की बात करें। ठीक है, किसी भी संपत्ति की बात करें, अगर उसके मूल्यों में कोई भी अंतर आया है, उसके मूल्यों में कोई भी कमी आई तो उसे हम कहानी के लिए डेबिट। आप इसी का अपोजिट ले लें। अपोजिट क्या, देखो हो सकता है कि संपत्ति घटी थी, यहाँ पर संपत्ति घटी थी, हो सकता है संपत्ति बढ़े। ठीक है, हो सकता है संपत्ति हमारी क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो अगर संपत्ति बढ़ गई है तो उसे हम लोग कहाँ करेंगे, क्रेडिट। मान लो कि संपत्ति 4 से कितनी होगी, 5 लाख। ठीक, तो 1 लाख रुपया बढ़ गया तो उसको हम क्या करेंगे, भाई क्रेडिट में दिखा देंगे, भाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। लेकिन यहाँ लिखा है संपत्ति के मूल्यों में। ठीक है, तो संपत्ति के मूल्यों जब भी वृद्धि होगी वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। अच्छा, अब बात करते हैं हम दूसरी इस चीज़ की, दायित्व के बारे में। अब दायित्व का हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो संपत्ति के जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, संपत्ति के जस्ट अपोजिट करते हैं। ठीक है, देखो संपत्ति हमारे लिए क्या होती है, एक हिसाब से इनकम है। ठीक है, हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है जो हमारी क्या करेगी, भविष्य में आने वाली किसी भी आपदाओं से हमें बचाएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, ये जो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमारी जस्ट किसी का अपोजिट है, किसका, संपत्ति का अपोजिट है। ठीक, तो अगर हम एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, देखिए यहाँ पर अगर एसेट्स को बढ़ा रहे हैं तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, कैसे, देखो मान लो कि हमारा बैंक लोन था। ठीक है, बैंक लोन हमने 1 लाख रुपया लिया था कर्ज। ठीक, 1 लाख रुपये का हमने कर्जा लिया था। अब हमें जो पेमेंट करना है 1,10,000 रुपया पेड करना है। हमें पेड कितना करना है, 1,10,000। तो हमें पेमेंट ज़्यादा कितना करना पड़ेगा, ठीक,
10,000। भाई मैंने कर लिया 1 लाख का, पेमेंट करना पड़ रहा है 1,10,000। ठीक, तो यानी 10,000 का क्या हो रहा है हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस 10,000 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, तो हम कहाँ लिखेंगे डेबिट। ठीक, और अगर यही चीज़ कम हो जाए, सपोज करो कि ये कम होकर कितना हो जाए 9,000। ठीक, ये कम होकर कितना हो गया 90,000। ठीक है, तो यानी 10,000 रुपये का हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट, की हमें अब पेमेंट जो है कम करना पड़ेगा। ठीक, तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बाय डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी यानी क्रेडिट में दिखाएंगे। ठीक है, जो भी हमारी लायबिलिटी है उसका नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक, बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स है, ठीक है, या बैंक लोन है, ठीक है, या कोई भी हमारी कैपिटल में ही अगर कोई भी चीज़ें हुई है तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो अगला क्या लिखना है, देखो आलिखित दायित्व। ठीक है, ये चीज़ हमारा क्या है थोड़ा सा समझिएगा। आलिखित दायित्व का मतलब क्या हो, जैसा नाम से हम लोग देख रहे हैं आलिखित का मतलब जो पहले लिखा ना गया। ठीक है, यानी ऐसी लायबिलिटी जो हमने इससे पहले कभी लिखी ही नहीं थी, अब अगर आपको लिखनी पड़े। ठीक है भाई, 4 साल पहले अगर हम लोगों ने बिजनेस में जब सेटअप बनाया था तो उस समय हमारे पास ऐसी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी। ठीक, लेकिन आज जब बिजनेस को रिवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, 4 साल बाद 5 साल बाद जब हम रिवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमने पाया कि हमारी कुछ लायबिलिटी बढ़ गई। जैसे क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक, जैसे क्या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी मान लो कि कोई हमारे यहाँ व्यक्ति था, वो काम करता था। ठीक है, उसने हमारे यहाँ 5 महीने काम किया लेकिन सैलरी हमने केवल 4 मंथ की दी। ठीक है, तो 1 महीने की सैलरी हमें अभी भी क्या करनी है, पेड करनी पड़ेगी। ठीक भाई, उसने 5 महीने काम किए लेकिन सैलरी आप केवल 4 मंथ की दे रहे हो, भाई 1 मंथ की हमें पेड करनी ही होगी भाई, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये 1 मंथ की जो सैलरी होगी ये हमारी क्या कहलाएगी, आउटस्टैंडिंग कहलाएगी। अब ये हमारी पहले नहीं थी लेकिन आज की डेट में ये बढ़ गई। तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, देखो यहाँ दिखाएंगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से हम इस चीज़ को दिखाएंगे। ठीक, इसी तरीके से हमारा क्रेडिट में लिखा है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कि मान लो कोई ऐसी संपत्ति है जो हमने इससे पहले ना दिखाई हो, जैसे मान लिया आलिखित वैल्यू। क्या हो सकता है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट भाई जाना पहचाना नाम लग रहा है। मतलब क्या है कि आपके पास पैसा था, आपने क्या कर दिया, कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं पैसा आपने लगा दिया किसी अदर संस्था में। ठीक, प्रॉफिट को कमाने के लिए। ठीक, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमने पहले कभी नहीं लिखा था लेकिन आज हमें लिखना पड़ा। ठीक है भाई, 4 साल पहले ये हमारे लिए संपत्ति नहीं थी लेकिन आज की डेट में ये क्या है, हमारे लिए संपत्ति। तो उसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, बाई में दिखाने क्यों, क्योंकि हमारे लिए फ़ायदा हो जाएगा। इस कुल मिला के कहने का अर्थ केवल इतना है कि अगर कोई भी फ़ायदा हमारा हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस के लिए अगर कोई भी फ़ायदा हमारे लिए हो रहा है तो क्रेडिट में आएगा, और अगर कोई भी नुकसान है तो वो हमारा कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी देखिए हमने 2 चीज़ें और बची हैं, 2 चीज़ें और हैं जो कि कुछ नई हैं, आपको इतनी जल्दी मिलती नहीं लेकिन फिर भी समझ लो क्या लिखा है हमने कि पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, मुख्य रूप से आपको केवल इतनी चीज़ें ही मिलेंगी, ये तो बहुत ही रियर केसेस में आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लीजिए क्या है, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, यानी किसी भी हमने लायबिलिटी का क्या कर रखा है, पेमेंट किया है। ठीक है, कोई भी ऐसी लायबिलिटी हो सकती है जिनका पेमेंट हमने इससे पहले नहीं किया होगा लेकिन आज की डेट में उनका पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे हमने कहा कि क्रेडिटर्स थे, कुछ हमारे पास लेनदार थे। ठीक है, उन लेनदार का हमने क्या किया भाई, पेमेंट कर दिया। ठीक है भाई, लेनदार हमारे पास थे, उनमें से 5% क्रेडिटर्स का हमने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो है तो हमारे लिए खर्च ही है भाई, भविष्य में चुकाना पड़ता लेकिन आज हमने फिर इसको चुकाना पड़ गया हमें। ठीक है, तो वो
वो हमारे लिए क्या हो गया है, नुकसान हो गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और इसे हम कैसे दिखाएंगे, कैश या बैंक के नाम से हम इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट में क्या है, इस सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसी ही कोई संपत्ति भी हमारी हो सकती है जिनका पेमेंट हमने कर दिया हो, यानी कि मशीन को हमने क्या कर दिया हो, बेच दिया। यानी कोई इन्वेस्टमेंट था, सपोज कर लो कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पहले हमने कर रखा था, अब क्या किया हमने, इस इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास रखा था, उस इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेच दिया तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट। ठीक, और सबसे लास्ट हमारा क्या है, तो रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल। हमारे पास देनदार होते हैं, देनदारों पे कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ पैसा ना मिलने की संभावना रहती है, कि हो सकता है वो हमें पैसा ना दे। ठीक है, तो बिजनेस में हम रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए कोई ना कोई एक फंड बना लेते हैं। ठीक है, कि भाई देखो बार बार हर एक चीज़ के लिए रिस्क लेना जो है, ये कहीं ना कहीं आपकी मूर्खता को शो करता है। ठीक है, कि आप हर एक बात के लिए सोचो कि नहीं हम रिस्क लेंगे। ठीक, हमें पता है, हमें ऐसा शक है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें पैसा ना दे। ठीक है, कि भाई हमने किसी को 10,000 रुपया दिया था, अब पता लग रहा है कि उसमें से 1,000 रुपये हमें हो सकता है ना मिले। ठीक, यानी आपको अगर पता है और उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं बिजनेस में कोई चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, एक बहुत बड़ी मूर्खता की बात होती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए, हो सकता है भविष्य में नुकसान हो जाए, भाई डाउटफुल है, हो सकता है फ़ायदा भी हो जाए, हो सकता है हमारे लिए नुकसान भी हो जाए। यानी हो सकता है वो पैसा भी मिल जाए, या हो सकता है वो पैसा हमारा डूब भी जाए। अगर डूब गया तो वही नुकसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई ना कोई एक फंड बनाकर मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, कि हमने फंड बना लिया कि भविष्य में अगर मान लो कि वो नुकसान हो जाता है, तो उसकी प्रतिपूर्ति हम क्या करेंगे, इस फंड से पूरी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फंड भी क्या होता है, हमारे प्रेजेंट टाइम के लिए ही नुकसान होता है, क्योंकि पहले नहीं बनाया है, आज बना रहा। ठीक है, और आज की डेट में अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, यानी इस वित्तीय सेशन के अंतर्गत अगर आपने बनाई है, मान लिया कि 2020 से लेकर 21 के मध्य में अगर कोई चीज़ बनाई है, तो वो हमारे लिए नुकसान ही होगी। ठीक है, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, मान लो कि यही रिजर्व कुछ हमारे पास पहले का रखा होता है, RPD यानी रिजर्व फॉर वेंडर्स। ठीक है, एक वेंडर्स हमारा मान लो कुछ पहले का रखा है, तो वो हमारे लिए फ़ायदे का काम होगा, तो क्रेडिट में आएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है, ये नुकसान का काम करेगा, क्योंकि प्रेजेंट वर्ष में आप बना रहे। ठीक, अगला क्या है, बाय रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ठीक है, हमने अपने लेनदारों को कुछ छूट दे दी। ठीक है, हमने लेनदारों को क्या करें, कुछ छूट दे दी। लेनदार का मतलब क्या है, तो भाई हमें पैसा किसी न किसी को देना था, तभी तो लेनदार हुआ। लेनदार का मतलब लेने वाले, जो हमसे पैसा क्या करेंगे, लेंगे। तो अब वो हमें क्या करेंगे, कुछ छूट देंगे। अब उन्होंने क्या किया, हमें कुछ छूट दिया, देखिए डिस्काउंट लिखा है, तो यानी उन्होंने हमें क्या किया, छूट दिया। तो हमारे लिए क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है, हमें कम पेड करना पड़ेगा। तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, तो देखो इतनी चीज़ें ही हमारी क्या होती हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में आती। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, इतना कुछ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इनकी टोटलिंग करते हैं। ठीक, तो इसको प्लस करते हैं और इसको प्लस करते हैं। ठीक, हो सकता है दोनों साइड इक्वल आ जाए, तो हम इसको यहाँ लेते हैं। तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ये वैल्यू ज़्यादा हो, यानी हमारी इनकम ज़्यादा हो जाए और एक्सपेंसेस हमारे क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो हम इस इनकम में से इस एक्सपेंसेस को घटाएंगे। घटाने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे जो इनकम होती है, इनकम में से ही अगर हम अपने खर्चों को घटा दें, तो हमें अपना वास्तविक लाभ पता चलेगा, यानी कि NP हमें एक्चुअल पता चलेगा। ठीक है, तो
तो वास्तविक लाभ हमें निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने वर्ष के दौरान जो भी हमें लाभ हुए हैं उस लाभों में से वर्ष के दौरान जो भी हमारे नुकसान हुए हैं उन नुकसान को घटाने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारे लिए क्या है, लाभ कहलाती है, प्रॉफिट कहलाती है। तो इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पार्टनर हम इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जितने भी पार्टनर होंगे 1 2 3 4 5 जितने भी पार्टनर होंगे उन पार्टनर में क्या किया जाएगा, इनको बांट दिया जाएगा। ठीक है, उन पार्टनर में इनको बांट दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, इसी का अपोजिट भी हो सकता है। अगर इसका अपोजिट हो गया तो आप कुछ नहीं, आप यहाँ क्या लिखोगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक, ये कैसे आएगा, मैं सीधी बात समझो कि हो सकता है ये हमारा एक्सपेंसेस का जो ये जो हमारा एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए और ये हमारा इनकम कम हो जाए। ठीक, तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, अब बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को भी दिक्कत है तो आप हमें दोबारा पूछ सकते हैं मैसेज करके या अपना रिव्यू डाल सकते हैं, कैसे भी करके आप हमसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो कि कब बनाया जाता है, किसी भी पार्टनर के एडमिशन और रिटायरमेंट के समय पर ये बनाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।